Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। और विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ माहौल है दक्षिण हरियाणा का, क्या कुछ माहौल है गुरुग्राम जिला का, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया के दिग्गज हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शहर का मिजाज क्या है, बादशाहपुर विधानसभा का मिजाज क्या है, सोहना विधानसभा का मिजाज क्या है और पटौदी विधानसभा का मिजाज क्या है। मेरे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के ब्यूरो बागीश जहाँ हैं, वहीं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल आर्या जी हैं, अमित नेहरा जी हैं, राज वर्मा जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन विधानसभा चुनाव में खास बात क्या रही, क्या रहा जातीय समीकरण, शहर के मिजाज, शहर का वोटर ने किसको ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि शहरी वोटर के अंदर देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बागीश, क्या कुछ कहेंगे आप कि विधानसभा का चुनाव जो है ये खत्म हो चुका है और इस चुनाव के बाद कैसे कुछ समीकरण देखते हैं आप, क्या कुछ प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, समीकरण उसी समय बिगड़ गए थे जब इन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जिस तरह की अब विरोध और रिबेल और जिस तरह से लोगों ने पार्टी छोड़ के देखा वो देखा, उसके बाद जैसे गुड़गांव की बात करें तो एक नवीन गोयल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ही ज़्यादा इस बार विरोध, और जो एक डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है जिसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इस बार बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से भारतीय जनता पार्टी में देखा गया। और जिसका नतीजा है कि बहुत सारे जगह पे रिबेल भी खड़े हुए। गुड़गांव में से एक अहम सीट है जहाँ पे कि नवीन गोयल, जो कि अपने आप को टिकट के प्रबल दावेदार मानते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया और उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से चुनाव भी लड़ा और अभी भी बहुत ज़ोर शोर से बने हुए हैं। तो एक गुड़गांव एक ऐसी सीट जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी का अगर बोले तो सबसे एक सेफ सीटों में से माना जाता है पिछले 2014 के बाद से। लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी बढ़िया वोट प्रतिशत रहा था। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ से वोट किया गया था लोगों के द्वारा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव अगर गुड़गांव सीट अगर जीती भारतीय जनता पार्टी तो वो सिर्फ गुड़गांव और बादशाहपुर में जो लीड मिला सिर्फ उसी की वजह से। तो ये एक सीट अच्छी मानी जाती है, एक सेफ सीट उनके लिए। लेकिन नवीन गोयल ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से उनका प्रचार रहा है और जिस तरीके से बीजेपी के ही बहुत सारे लोग छोड़ के उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसे देख करके उन्होंने बीजेपी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। तो आज के डेट में स्थिति बहुत ही टाइट है और कहना मुश्किल है कि कौन आगे कौन पीछे। यानी भीड़ पैमाना नहीं थी। तीनों मैंने प्रत्याशियों के साथ देखा था कि उनकी जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही थी। क्या लगता नहीं कि आपको भीड़ पैमाना होती है चुनावी हार जीत का? देखिए, अगर भीड़ पैमाना माने तो फिर तो नवीन गोयल सबसे आगे हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन भीड़ कभी भी वोट का पैमाना नहीं होता है। तो इसीलिए, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक वोट होता है, कोर वोट बोलते हैं जो पार्टी का। तो जो मेन पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी का एक अपना वोट है। और कांग्रेस का इस बार, क्योंकि कांग्रेस एक अपराइज में है, रिसर्जेंट है और लोगों को लगता है कि उनकी सरकार बनने वाली है, तो उनका जो वोट बैंक है वो बहुत वापस है और उनके साथ एक नया वोट बैंक भी जुड़ा है। हालांकि पूरे चुनाव में मैंने देखा कि मोहित ग्रोवर काफ़ी घबराए हुए थे। तमाम शहर में चर्चा थी कि मोहित ग्रोवर का चुनाव उठा नहीं है। क्या लगा पूरे चुनावी इस सिनेरियो में आपको? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। जिस तरह का चुनाव होना चाहिए और जिस तरह का एक सपोर्ट और जिस तरह का एक मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ है, उसको बहुत तरीके से अच्छे से अपने पक्ष में भुना पाने में वो थोड़े असफल रहे। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, वो उस तरीके से उसको नहीं लेके चल पाए। लेकिन इंटरव्यू मैंने उनका किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार कांग्रेस की टिकट मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी से कोई आ जाओ। तो क्या कोई आ जाओ जो वाला बयान था वो कहीं ना कहीं मुसीबत में लाने वाला है उनको? देखो, इसको मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से के साथ आपको कहूँगा। जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो बीजेपी भी बोलती थी हम 400 पार हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया था तो हमें तो आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब चुनाव के बाद आप देख रहे हैं सब उन्हीं के दरवाजे पे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, उनको फिर सबकी जरूरत लगती है। तो दूसरी विधानसभा है सूबे की सबसे बड़ी विधानसभा, बादशाहपुर विधानसभा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जद्दोजहद के बाद, अमित शाह के दखल के बाद राव नरबीर को टिकट थमाया था। क्या लगता है कि सेफ सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह की डायरेक्ट एंट्री? ये कहना चुनावी समर में जनसभा के दौरान कि राव नरबीर मेरे मित्र हैं। काफ़ी लोगों ने कहा था कि राव नरबीर बगावत करेंगे, लेकिन हमने विश्वास किया, राव नरबीर ने बगावत नहीं की, टिकट थमाया और सबसे सेफ सीटों में से अगर कोई गिनी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बादशाहपुर विधानसभा सीट। देखिए, गुड़गांव जिले में सबसे सेफ सीट अगर कोई है तो वो पटौदी है। पटौदी के बाद बादशाहपुर सेफ सीट है। जहाँ तक राव नरबीर की बात है, राव नरबीर को शुरुआत से माना जा रहा था कि टिकट उनको कांग्रेस की मिले या बीजेपी की मिले,
वो जीत दर्ज करेंगे। क्योंकि पिछली बार जब टिकट कटी थी तो एक सहानुभूति की लहर उनके साथ थी। उससे पहले टर्म में जो मंत्री थे उन्होंने लोगों के काम भी किए थे, उसका फ़ायदा उनको मिल रहा था। लेकिन पिछली बार मनीष यादव को टिकट मिली और राव नरवीर के लोगों ने मनीष के साथ जो किया, इस बार राव नरवीर के साथ चाहे वो इंद्रजीत के लोग हों, चाहे मनीष के लोग हों, चाहे जवाहर यादव के लोग हों, चाहे सुधा के लोग हों, वो कितना पार उतर रहे हैं ये देखने की बड़ी बात है। राव इंद्रजीत के लोग, राव इंद्रजीत, मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत के लोग वो राव नरवीर के साथ गए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस दिग्गज उम्मीदवार को? डेफिनेटली करना पड़ेगा। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। 2019 में राव नरवीर के लोग मनीष के साथ नहीं थे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 2024 में राव नरवीर के साथ उनके लोग होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे लगा भी नहीं। हाँ, एक बात और थी 2019 के उन चुनावों में कि राव नरवीर की वजह से राकेश दौलताबाद चुनाव जीते थे, ऐसी जो रिपोर्ट गई थी भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और अब उन्हीं की पत्नी, धर्मपत्नी, उनके देहांत के बाद चुनावी समर में है, चुनावी मैदान में है। क्या लगता है कि वो राव नरवीर के लिए चुनावी मैदान में है या फिर जाट वोट को काटने के लिए मैदान में खड़ी की गई हैं? देखिए, कुमुदनी पहले अनाउंस कर चुकी थी राकेश की डेथ के बाद तो चुनाव लड़ेंगे। अगर राकेश जीवित होते तो चुनाव लड़ते। इस बात का तो कोई अर्थ नहीं है कि वो किस लिए खड़ी है, किस लिए नहीं खड़ी है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जाट वोट है, जाट वोट इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस के साथ जानीते जा रही हैं। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लिए कि जो मेजोरिटी ऑफ जाट वोट्स हैं वो कांग्रेस के साथ है। क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 जाट खड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से बीर सिंह खड़ा हुआ है और कुमुदनी इंडिपेंडेंट खड़ी हुई है। तो जाट वोटों का समीकरण है वो निश्चित तौर पे बिखर गया है। उन दोनों के बीच में जाट वोट भी बढ़ रही हैं। मेजोरिटी जो वोट्स की है वो कुमुदनी लेके जा रही है, कुछ वोट वर्धन यादव भी लेके जा रहे हैं कांग्रेस से। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जाट किसी एक के साथ चला गया। कांग्रेस के उम्मीदवार को काफ़ी कम अनुभवी माना जा रहा था, सबसे कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर माना जा रहा था। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने उनको टिकट देकर गलती की? क्या वो वास्तविकता में पूरे चुनावी सिनेरियो में कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। लोकसभा के चुनाव में भी वर्धन यादव बहुत बड़े दावेदार थे टिकट के लिए, राजबब्बर को टिकट मिली। और यूथ कांग्रेस की तरफ से वर्धन यादव के पास एक मैंडेट था कि जो एमएलए का चुनाव होगा तो आपको टिकट मिलेगी। आप ये देखिए, वर्धन को जब टिकट मिली, नया चेहरा नहीं था, लोग फील्ड में जानते थे, पहचानते थे। और वर्धन का जो परिवार है वो भी उस क्षेत्र में जाना पहचाना परिवार। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वर्धन बिल्कुल ही एक इग्नोर कैंडिडेट है या बिल्कुल कमज़ोर कैंडिडेट है। और उस व्यक्ति की, उस युवा की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस ढंग से वो पूरा चुनाव को, कैंपेन को उसने रन किया है, तो मुझे ऐसा एक पल को भी नहीं लग रहा कि वो व्यक्ति चुनाव हार सकता है, कि चुनाव बड़ी हारे की वजह से। कांटे की टक्कर मान रहे हैं? कांटे की टक्कर अच्छी है, निश्चित तौर पर टक्कर अच्छी है। जातीय समीकरण की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अहीरों का योगदान, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एससी वोटर्स का योगदान, और इसके अलावा एक अर्बन वोटर भी है जो कि हाई राइज बिल्डिंग में रहता है। क्या लगता है आपको जातीय समीकरण के बारे में? राव नरवीर कह रहे हैं कि जितने भी चुनाव लड़े हैं वो बादशाहपुर विधानसभा से 80% से ज़्यादा वोट उन्हें मिला है। तो राव नरवीर के लिए क्या राहें आसान हैं? क्या राव नरवीर जो दावा कर रहे हैं कि 80% अहीरों का योगदान रहने वाला है उनके साथ, वो क्या मुमकिन लगता है आपको? देखिए, राव नरवीर कुछ भी दावा करें, पर ऐसा नहीं लगता कि जब बड़े बड़े दिग्गज अहीर नेता उनके खिलाफ लगे हुए हैं। राव इंद्रजीत अहीरों के सबसे बड़े नेता हैं अहीरवाल में। सुधा यादव भी अहीरों की नेता है, जवाहर यादव भी अहीर है और मनीष यादव भी अहीर है। तो वो चारों लोग उसके खिलाफ लगे हुए हैं। तो 80% वोट राव नरवीर को मिल जाएंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात, 2014 का जब चुनाव हुआ था, जब बीजेपी की बहुत बड़ी लहर थी, उस वक्त भी राव नरवीर जीते, वो शहरी वोटों की वजह से जीते। जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ से हार के आए थे। 2 लाख के करीब वोटर ऐसे हैं कि जो शहरी क्षेत्र के हैं, और शहरी क्षेत्र का जो वोटर है वो मैक्सिमम वोट भाजपा के पक्ष में जाता है। अच्छा, एक बात और थी अनिल जी, जो मैंने महसूस की है, जब तक राव नरवीर को टिकट अनाउंस नहीं हुआ था बादशाहपुर विधानसभा की सीट से, तब तक उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ऊंचा था। लेकिन जैसे ही टिकट घोषणा हुई, फिर जैसे जैसे चुनाव आगे चला, वैसे वैसे राव नरवीर के चेहरे की थोड़ी रंगत फीकी पड़ती चली गई थी। आपको लगता है ऐसा? लेकिन चुनाव में जो भी जाएगा उसकी चेहरे की रंगत फीकी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। 3 बार के मंत्री की, 3 बार का मंत्री हो चाहे 8 बार का मंत्री हो। आप हुड्डा साहब के देख लो क्या हाल है, मोदी साहब के देख लो क्या हाल है। आपको 24 आवर्स रखना पड़ता है, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत तनाव होता है। इतने तनाव, इतने प्रेशर में वो नेता ही झेल सकते हैं, आप हम नहीं झेल सकते जितना तनाव वो झेलते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चेहरे की रंगत कोई फीकी इस वजह से पड़ रही है कि टफ फाइट है। एक और हॉट सीट है सोहना विधानसभा की, मैं बात करना चाहूँगा। और इस सोहना विधानसभा सीट के ऊपर 5 गुर्जर प्रत्याशियों ने ताल ठोकी है, एक मुस्लिम प्रत्याशी भी है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप?
कि 2019 के उस सिनेरियो में चारों विधायकों की टिकट काट दी भारतीय जनता पार्टी ने, और 2024 के इस सिनेरियो में भी चारों चेहरों को चेंज कर दिया, सोहना के तो मंत्री को चेंज कर दिया। क्या इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि 2019 में भी वही स्थिति थी और 2024 में भी वही स्थिति थी? देखिए नीरज, बिल्कुल बैकफुट पे है बीजेपी सोहना में। अगर पूरे इसको देखा जाए गुड़गांव जिले को, तो सोहना में बैकफुट पे दिखाई देती है। पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस में आखिरी क्षण तक एक रसाकसी चली, और आखिरी 1 घंटे पहले डिसाइड हुआ था मेरे ख्याल से नील, 2:15 बजे, 3 बजे, पौन घंटा पहले जिस आदमी को टिकट मिली हो और वो इतने अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो पहली बात तो ये है कि जो राजपूत ट्रेडिशनल वोटर रहा है बीजेपी का, वो नाराज कर दिया बीजेपी ने। लोकसभा चुनाव में जो बयानबाजी की गई थी केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, लोकसभा में तो था ही था। अब जो संजय सिंह का जो ट्रांसफ़र किया इन्होंने नू में तो ये दिखता ही है कि वहाँ पे कोई संभावना है नहीं बीजेपी के लिए, और संजय सिंह के लिए एक तरह से हारने के लिए उनको टिकट दे दिया वहाँ से। तो राजपूत वोटर नाराज़ हो गए। दूसरी तरफ क्या है कि जो अंडर करंट है पूरे प्रदेश में, वो कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ, देखिए 2019 में जैसे एक नैरेटिव सेट हो गया था, अब की बार 75 पार और जो भी है बला बला बला, तो भीड़ थी, सारी चीज़ फेवर में थी, तो अंडर करंट का फ़ायदा बीजेपी को मिला था। तो कमोबेश वही जो अंडर करंट है वो हमने इस पूरे इलेक्शन में कांग्रेस के फेवर में देखा। अब अशोक तंवर का जो प्रकरण हुआ इलेक्शन से 2 दिन पहले, तो उसका भी एक और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया कांग्रेस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि सोहना विधानसभा में कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है। अमित जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की टिकट काट दी पटौदी विधानसभा से। तो क्या एक सही मैसेज था वो? क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि एससी वोटर्स ने किनारा किया था भारतीय जनता पार्टी से। कहीं ना कहीं ये जो मैसेज था, फिर उसके बाद अशोक तंवर का फैक्टर आया 2 दिन पहले ही, क्या ये महत्वपूर्ण रहेगा? अगर आप जरावता की बात कर रहे हैं तो वो पद महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वहाँ पे जरावता की जो प्रेजेंस थी 5 साल में कोई खास दिखाई नहीं दी। वो चलो लहर में एमएलए बन गए, लेकिन आपने जो पोस्ट बताई उसका तो उन्होंने कोई उपयोग किया ही नहीं। कोई उस तरह के ना कोई सम्मेलन किया, बाकी भाई खड़े हैं तो आपने भी देखा होगा, कोई इस तरह का उन्होंने इस तरह की राजनीति की ही नहीं। उनको तो ये था भाई आपको टिकट मिल गई, आप एमएलए बन गए और सारे काम ठीक हैं। अच्छा, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है उसने हालांकि काफ़ी गलतियां की इस इलेक्शन में, टिकट वितरण को लेकर, हाँ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यहाँ का जो डिसीजन रहा पटौदी का, तो ये अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बिमला चौधरी जो वो प्रेजेंस रही है पिछले 5 साल में, खुशी के मौक़ों पे, गमी के मौक़ों पे वो दिखाई देती रही हैं, तो उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे बीजेपी को मिलेगा। सोहना विधानसभा सीट की बात करूं अमित जी, मैं वहाँ पे एक ऐसे बाहुबली को टिकट थमाया गया, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की टिकट काटी गई, 2 घंटे पहले ही टिकट थमा दिया गया बाहुबली नेता को। क्या लगता है कि ये फैक्टर भी काम करेगा, क्योंकि यूथ वोटर इस बार इन विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका से वोट करने वाला है, वोट कर चुका है? सोहना का प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल है, और बाकी जगह तो या तो 2 ध्रुवीय मुकाबले हैं गुड़गांव में, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ध्रुवीय मुकाबले हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल फैक्टर काम कर रहा है। कांग्रेस कंटेंडर है स्ट्रॉन्ग, बीजेपी भी स्ट्रॉन्ग है, और एक जावेद है वो भी एक फैक्टर है, और कल्याण सिंह चौहान, वो सबसे बड़ा जो डेंट बीजेपी को लग रहा है वो कल्याण सिंह चौहान के द्वारा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ ऐसी भी बन सकती हैं कि कुछ भी हो सकता है। मान लिया हम ये मान के चलें कि फाइट अगर कांग्रेस बीजेपी की है, तो हो सकता है बीजेपी को इतना डेंट लग जाए कि वो 4थे स्थान पे भी आ सकती है, और जावेद अंडरडॉग हो सकते हैं, वो सेकंड भी आ सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है। अब वो देखना है कि आज जो वोट पड़े हैं तो गए किधर हैं भाई, दलित किधर गए हैं, जाट किधर गए हैं, मुस्लिम किधर गए हैं। मुस्लिमों में भी एक, क्या लगता है आपको कि गुजर किस तरफ जाने वाला है?
मुस्लिम वोटर काफ़ी ज़्यादा है, अहीर वोटर भी इस विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है, राजपूत वोटर भी इस विधानसभा क्षेत्र, तो मिक्स यहाँ पे वोटर्स हैं। तो क्या लगता है कि जातीय समीकरण की मैं बात करूँ तो गुजर किस तरफ जाने वाला है? 5 गुजर प्रत्याशी है यहाँ से। हाँ, आपने जो लास्ट में जो बोला वो अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है। भाई अगर जाति से प्रेम हो तो 5 जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो पांचों ने गुजरों पे दाव खेला है, तो उसके हिसाब से तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा राजनीति में होता नहीं। वो कोई भी जो जाति होती है जो प्रोमिनेंट होती है क्षेत्र की, वो ये देख लेती है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है तो वो उसी के पीछे लगती है। तो हो सकता है कि ये फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, और ये हर जगह टैक्टिकल जो वोटिंग होती है वो इसी पे आधारित होती है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि 3 प्रत्याशी फला पार्टी से हैं और फला जातियों से हैं, फला इससे हैं। तो वो देखना पड़ता है कि टैक्टिकल वोटिंग उन्होंने किस हिसाब से की है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो गुजर समाज है वो रोहतास खटाना की तरफ चढ़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कई बार वो चुनावी क्षेत्र में उतर चुके रण में, लेकिन अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मेरे ख्याल से एक सहानुभूति फैक्टर है, वो भी उनके काम आ सकता है। और 2 वोट कटुआ मैं कहूँगा, हालांकि ये सुनने में शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। भाई बीजेपी को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कल्याण सिंह चौहान पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो जावेद पहुंचा रहे हैं। तो ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन बड़ा रोमांचक मैं तो ये कहूँगा कि गुड़गांव जिले में सबसे रोमांचक चुनाव अगर रहा है तो सोना का रहा है। और हार जीत का जो अंतर है वो मुझे लगता है कि सबसे कम यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि अच्छे खासे वोट लेके जाएंगे चारों पर। अब की बार एक चीज़ महत्वपूर्ण और है राजी कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को भी तवज्जो दी गई है तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा। चाहे मोहित की बात करें, वर्धन की बात करें, मुकेश की बात करें, राव नरवीर की बात करें, या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, पटौदी विधानसभा क्षेत्र में तो जो परल चौधरी है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। क्या मानते हैं कि जो यूथ है या फिर जो पढ़ा लिखा वोटर है वो ध्यान देगा? ओवरऑल की बात करते हैं। देखिए नीरज, बिल्कुल, अगर क्योंकि ना वेरी करता है ये लोकेशन टू लोकेशन या विधानसभा के हिसाब से। गुरुग्राम जिले की बात कर लें या गुरुग्राम की बात कर लें तो यहाँ पर जो बड़ी विविधताएं हैं वोटर्स को लेकर, और जिस तरह से बाकी सभी ने भी ये इस बात का जिक्र किया कि कोई भी अगर चुनाव होता है तो जातियों को और धर्म को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन शहर में थोड़ा सा परिस्थितियाँ अलग होती हैं। जातियाँ धर्म उस हिसाब से भी वोट करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर होता है जो ये देखता है कि कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है या उस इलाके के लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। तो ये फैक्टर भी काम करता है। शहरी खासतौर से बात कर ले, जैसे गुरुग्राम की बात आपने जिक्र की, तो यहाँ पर तीनों ही शिक्षित जो है वो कैंडिडेट है, जो मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, लेकिन टफ फाइट है यहाँ पर। और अभी तक ये क्लैरिटी किसी को नहीं आ रही है कि कौन जीत सकता है, बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा या निर्दलीय नवीन गोयल यहाँ पर बाजी मारेंगे। इसी तरह से बादशाहपुर में भी एक टफ फाइट यहाँ पर है। राव नरवीर है, वर्धन यादव दूसरी तरफ से एक अच्छी फाइट दे रहे हैं, युवा चेहरा है और पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और सोहना में भी जिस तरह से अमित जी ने भी बात करी, तो यहाँ भी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जावेद अहमद भी जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। वो कितना नुकसान होंगे, कल्याण चौहान। पटौदी की बात कर ले तो यहाँ पर जो शिक्षित और उसकी बात की थी, यहाँ पर एक ये फैक्टर क्योंकि कम शिक्षित हैं, बिमला चौधरी की मैं बात करूं, लेकिन जमीन पे ज्यादातर वो दिखाई दी। और शिक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं परल चौधरी, तो वो हालांकि उनकी प्रेजेंस नहीं रही, लेकिन अब कांग्रेस ने टिकट थमाया है। तो क्या लगता है कि वहाँ पे राव इंद्रजीत फैक्टर चलने वाला है, बिमला चौधरी फैक्टर चलने वाला है, या फिर लोग पढ़े लिखे उम्मीदवार को इस बार वोट करने वाले? देखिए, पटौदी का थोड़ा सा अलग है। गुरुग्राम की बात कर लें, बादशाहपुर की बात कर लें तो थोड़ा सा पटौदी विधानसभा का अलग है। वहाँ पर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिक्षित का मुद्दा भी वहाँ पर है कि बिमला चौधरी जो है वो शिक्षित नहीं है जितना परल चौधरी है। और एक फैक्टर यहाँ पर ये भी रहा है बिमला चौधरी को लेकर कि उनसे डायरेक्ट एक्सेस बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके बेटे के थ्रू जाना पड़ता है। ये चर्चाएं भी पटौदी विधानसभा में। इसके अलावा जो बिलासपुर का जो एक फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है वो बड़ी सरदर्दी बीजेपी के लिए बनी हुई है, और कहीं ना कहीं वहाँ एक मैसेज लोगों के बीच ये है कि ये काम राव इंद्रजीत के इशारे पर रुका है, क्योंकि घंटों लोगों को जो है वो जाम में वहाँ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर देखें तो बिमला चौधरी बहुत बेहतर स्थिति में है, और फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि पटौदी बीजेपी लूज करेगी या बिमला चौधरी लूज करेगी। राव इंद्रजीत वाला जो फैक्टर है उसकी भी एक उम्मीद भरोसा जो है वो बीजेपी और बिमला चौधरी दोनों का है।
रही बात भीतरघात की, तो ये तमाम कैंडिडेट और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो रहा है, क्योंकि ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं था। खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि बाकियों को तो कैंडिडेट ढूंढने पड़ रहे थे। इन दोनों में बड़े बड़े नंबर्स थे, एक लंबी लिस्ट थी जो टिकट मांग रहे थे, और जाहिर सी बात है किसी एक को टिकट नहीं मिलनी थी और किसी की कटनी थी और किसी को नहीं मिलनी एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि हालांकि पटौदी आरक्षित सीट है, लेकिन डोमिनेंट वोटर भी वहाँ पे है, तो वो वोटर क्या समझ रहा है इस विधानसभा चुनाव में? क्या समझा उसने? क्या उसके दिमाग में मुद्दे रहे, जैसे आपने बताया कि बिलासपुर में जो फ्लाईओवर है, या फिर गुड़गांव से जो पटौदी के लिए जो रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, वो भी काफ़ी देरी से चल रहा है, या फिर पटौदी से रेवाड़ी तक का जो सफ़र तय करना पड़ता है वाहन चालकों को, वो भी काफ़ी अधूरेपन में है। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा झेलना पड़ सकता है क्या बिमला चौधरी को? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। कुछ काम अच्छे हुए भी हैं, कुछ अभी अधूरे रहे हैं या कुछ होने बाकी हैं। तो दोनों नाराज़गी है, तो जो काम हुए उसको लेकर खुशी भी लोगों के अंदर है। और जो बात यहाँ पर है कि बिमला चौधरी लगातार पिछले 5 साल से लोगों के बीच में थी, तो ये बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जब इस तरह की विधानसभा में आते हैं तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो वोटर है ये भी मन में सोच के चलता है कि उसका अपना उम्मीदवार कौन है। तो वो जो एक अटैचमेंट जो होती है वो फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर वो गड्ढों में गाड़ी कुदाते हुए भी लेकर गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक बार के लिए सोचता है कि ये मेरा उम्मीदवार कौन सा है, तो ये वाला फैक्टर भी काम करता है। इसके अलावा हम बिल्कुल देखिए, यादव वोट सबसे ज़्यादा यहाँ पर, उसके बाद दलित वोट आते हैं और बाकी भी तमाम जो जातिगत समीकरण है। तो बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि राव इंद्रजीत सिंह का जादू यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि एक बड़ा तबका है अहीरवाल बेल्ट में जो कि बीजेपी को राव इंद्रजीत के इशारे पर यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक बात और नहीं भूलनी होगी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत के ही जो कैंडिडेट बिमला चौधरी जिन्हें माना जा रहा है, उनकी टिकट काट के सत्य प्रकाश जरावता को दी गई थी, और तब ये माना जा रहा था कि राव इंद्रजीत के इशारे पर शायद जो है इन्हें नुकसान होगा। लेकिन अच्छा, एक सवाल राज मैं और पूछना चाहूंगा, क्या लगता है इन विधानसभा चुनाव में मुद्दे गौण थे कहीं ना कहीं? मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा था, उन सड़कों के गड्ढों की बात कोई नहीं कर रहा था, उस वाटर लॉकिंग की बात कोई नहीं कर रहा था। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में हम लोग रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर में रहने को हम मजबूर हैं, कूड़े के ढेरों में रहने को मजबूर हैं। उन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा था, कोई राजनीतिक दल बात नहीं कर रहा था। हालांकि राव नरवीर जरूर कह रहे थे कि मेरे उस टेन्योर में 2014 से 19 के टेन्योर में मैंने काम ज़रूर कराया, लेकिन राव नरवीर ये भी कह रहे हैं कि 2019 से और 24 के इस टेन्योर में काम नहीं हुआ। देखिए, नहीं, मुद्दे ऐसा नहीं था पूरी तरह से गायब थे। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, और ख़ास तौर से इन 2 विधानसभा में रहे तो उनको सफाइयाँ देनी पड़ रही थी कि भाई इससे पहले जो विधायक रहे थे वो उनके सर पर कहीं ना कहीं इन मुद्दों को डालकर अपने आप को थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मुकेश शर्मा भी बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। इससे पहले सुधीर सिंगला विधायक थे और राकेश दौलताबाद यहाँ से निर्दलीय थे, तो 5 साल राव नरवीर भी नहीं थे। लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं थे। जहाँ भी ये लोग गए हैं वहाँ वह जो मतदाता है वहाँ के लोगों ने इन मुद्दों को उठाया। खास तौर से अगर जो शहरी जो हाई राइज और इन सोसाइटीज़ की बात करें तो वहाँ खुले तौर पर जो है जो बीजेपी के उम्मीदवार गए हैं उनसे इस बारे में बात की है, अपनी नाराज़गी भी जो है लोगों ने जताई है। लेकिन हाँ, कई चीज़ें एक साथ काम करती हैं, मुद्दे भी काम करते हैं, सेंटिमेंट्स भी काम करते हैं, कास्ट फैक्टर भी काम करता है, और साथ में ये भी चीज़ें साथ साथ चलती है कि सरकार आ किसकी रही है, तो उसका भी असर और उसका भी फ़र्क जो है वो पड़ता है। और कांग्रेस को उम्मीद यही है कि बीजेपी अगर जा रही है और कांग्रेस आ रही है तो उसके सहारे जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो है जीत। तो एक सवाल और लेते हैं। अमित शाह यहाँ पे आए, मोदी जी ने प्रचार किया हरियाणा में, राहुल गांधी लास्ट में एकदम से आए, और सबसे महत्वपूर्ण जो दौरा था वो था दीपेंद्र हुड्डा का। बादशाहपुर में आए थे और ये कहा था कि अगर वर्धन यादव चुनाव जीता तो विधानसभा से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यानी डिप्टी सीएम की मांग जो चिरंजीव राव करने में लगे थे, एक मांग बादशाहपुर से भी उठने में लगी है। क्या मांगते हैं कि ये भी महत्वपूर्ण रहेगा इस विधानसभा चुनाव में? और देखिए, ये तो भविष्य की बात है कि कौन क्या बनेगा, सरकार किसके बनेगी, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन ये एक टैक्टिस होती है कि मतदाताओं को अपने फेवर में करना। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, तो मुझे लगता है कि हरियाणा का ये चुनाव है, ये केंद्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं था। नहीं, 2019 में हमने देखा था कि मोदी मैजिक था। क्या 2024 के इस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक दिखाई दिया कहीं आपको? मोदी मैजिक 2024 के जो मई में लोकसभा चुनाव हुए उसी में धूमिल हो गया था, क्योंकि बीजेपी मोदी के सहारे ही थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं ले पाई।
273 का आंकड़ा नहीं छू पाई, 272 सीटें नहीं ले पाई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी होगी। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी होगी, जो लोकल मुद्दे हैं, यासी कंपनी आपने देखा होगा, आपने रिपोर्टिंग की है, जो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या रही है, वो खास तौर पे उसने आम गुड़गांव आदमी को परेशान किया है। गुड़गांव शहर और बादशाहपुर, गुड़गांव विधानसभा और बादशाहपुर विधानसभा में डायरेक्ट उसका वो रहा है सर। मुझे लगता है कि 90% जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए हैं और उनको रिश्वतें देनी पड़ी, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये, नाम चेंज कराने के लिए, साइज चेंज कराने के लिए जो गलत बना दिए गए थे, और आखिर में उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा। वो सारी चीज़ें हुई, लेकिन जब तक खेल हो चुका था वो मुद्दा बना नहीं पाई कांग्रेस अच्छी तरह, और मुद्दे आ गए। पर फिर भी कांग्रेस ने अच्छी लड़ाई लड़ी है। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि केंद्रीय मुद्दों पे यहाँ पे कोई बात नहीं हुई। मोदी मैजिक का मुझे नहीं लगता कोई असर हुआ हो। नहीं, स्टार प्रचारक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लंबी फहरिस्त थी स्टार प्रचारकों की, और वो तमाम लोग आए भी, चाहे मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर अन्य जो योगी आदित्यनाथ भी आए अटेली में राव इंद्रजीत की बेटी के लिए। देखिए, स्टार प्रचारक तो दोनों तरफ से आए। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अंतिम 4 दिनों में हरियाणा घूमना पड़ा, उसकी मूल वजह ये थी कि अगर वो नहीं घूमते तो शायद कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति शुरू में दिख रही थी, तो जो बीच में डाउन हो गई थी, तो दोबारा उस स्थिति में नहीं पहुंचे, क्योंकि शैलजा प्रकरण ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पहुँचाया था। तो स्टार प्रचारक हर एक के आते हैं, पर इम्पैक्ट कितना छोड़ते हैं डिपेंड इस पर करता है। 2014 का सिनेरियो कुछ और था और 2024 का सिनेरियो कुछ और है। हरियाणा के स्टार प्रचारक मनोहरलाल खट्टर थे, वो कहाँ गायब रहे, कितने जगह पर आए थे। तो स्टार प्रचारकों की कहानी अपनी है। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, अनिल मैं आपको टोक रहा हूँ, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रगढ़ में जनसभा थी, वहाँ पे किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में पैचअप कराने की कोशिश की, तस्वीरें वायरल हुई थी, राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की, नहीं हो पाया। और इस विधानसभा चुनाव में एक फैक्टर और भी महत्वपूर्ण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ पकड़ के मिलवाना पड़ा राहुल गांधी को। क्या ये तस्वीरें भी कहीं असर डालने वाली हैं विधानसभा चुनाव में? लेकिन वो जो हाथ मिले थे, मिले कहाँ वो? उन हाथों के बीच में अशोक तंवर का हाथ भी अब आ गया है। हाँ। वो मिलने के बाद भी शैलजा दिखाई नहीं दी कहीं। ये जो अशोक तंवर को लाया गया है, ये भी बड़े प्लांट वे में लाया गया है। तो मुझे लगता है कि शैलजा को डाइल्यूट करने के लिए कि सिर्फ एक दलित चेहरा हरियाणा में शैलजा का है, एक अशोक तंवर पहले प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मनमुटाव है वो हमेशा है, और कांग्रेस का मनमुटाव पहली बार नहीं है। मनमुटाव बीजेपी में भी होता है, लेकिन कांग्रेस का जिस ढंग से मनमुटाव सड़कों पर दिखता है, वो बीजेपी का उस ढंग से दिखता नहीं, चाहे अनुशासन की वजह से हो, चाहे ऊपर के डर की वजह से हो। आप ये देखिए कि 1992 में जब भजनलाल की सरकार थी, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा, वीरेंद्र सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर राम प्रकाश और कर्नल राम सिंह, ये पांचों लोग भजनलाल के खिलाफ रैलियां करते घूमते थे। तो बालाकमान ने कुछ नहीं कहा, और अब 10 साल हो गए हरियाणा में, आज तक संगठन नहीं बना पा रहे। अशोक तंवर चले गए, शैलजा चली गई, और अब उदयभान है। मतलब जब आप जिस पार्टी का संगठन गठित नहीं हो रहा है, तो उस पार्टी में कोई आ जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो ये रहा है कि इस वक्त हरियाणा में सेंटिमेंट्स कांग्रेस के पक्ष में है, और पक्ष में नहीं है। वो जो नेगेटिव वोटिंग है बीजेपी के खिलाफ, ये प्रो कांग्रेस की वोट नहीं है, ये एंटी बीजेपी वोट है, ये नेगेटिव वोट उसको मिल रही है। आखिरी सवाल मैं ले रहा हूं बागेश से। बागेश, आपने देखा होगा गुड़गांव विधानसभा के चुनाव में खासतौर पर राज बब्बर ने दूरी बनाई। राज बब्बर की दूरी का कारण क्या समझते हैं? काफी नजदीक से देख रहे थे आप गुड़गांव विधानसभा के चुनाव को। हालांकि कुछ 2-3 दिन जरूर उन्होंने साथ दिया, लेकिन अपना फिरोजपुर झिरका में, पुन्हाना में, नूह के अंदर वो जनसभाएं कर रहे थे उन लोगों को, जबकि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कांग्रेस। लेकिन ना तो दीपेंद्र हुड्डा आए, ना राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई। गुड़गांव विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर आए। राज बब्बर की बात करें तो उनका प्रेजेंस जो है गुड़गांव में बहुत सिंबॉलिक ही रहा। अब वो भी बड़े ही मान मनोबल के बाद वो आए। उसका कारण है कि जब लोकसभा चुनाव था, तो जब राज बब्बर को यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया एक पंजाबी चेहरे के तौर पे, पंजाबी वोटर के हिसाब से, तो राज बब्बर 2 से 3 बार गए पर्सनली, और कई बार रिक्वेस्ट करा मोहित ग्रोवर को कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उससे पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में मोहित ग्रोवर एज इंडिपेंडेंट लड़े थे और काफ़ी अच्छा खासा पंजाबी वोट लेके गए थे। लेकिन मोहित ग्रोवर ने उस समय घर से निकलने से और उनके साथ घूमने से और उनको मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। ये फैक्टर काम करने वाला है।
बिल्कुल काम कर रहा हूँ। और एक मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इलेक्शन के टाइम पे राज बब्बर के साथ हम घूम रहे थे, उनका इंटरव्यू करना था। जब हम उनकी गाड़ी में थे तब अपने वो पीए और साथ के लोगों को मेरे सामने उन्होंने कई बार बोला, यार मोहित को फ़ोन लगाओ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, मोहित को फ़ोन लगाओ, उससे बात करो, वो आ नहीं रहा। ये अपनी मतलब मैं इसका विटनेस हूँ, अपने सामने की बात ही बता रहा हूँ। तो वो जो टीस और मलाल है राज बब्बर के दिल में अभी भी है। और जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी थी तभी भी ने राज बब्बर ने इनका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट दे दी गई। और एक और इंसिडेंट आपको याद हो तो ब्लिस में एक प्रोग्राम था जिस दिन कि सबको आना था, राज बब्बर उस दिन बादशाहपुर में एक प्रोग्राम किया और ब्लिस गार्डन के सामने से चले गए पर अंदर नहीं गए। उसके अगले दिन उनका हाथ पैर जोड़ के मोहित के घर से एक फ़ोटो जारी किया गया और उनके ब्लिस वाले प्रोग्राम में नहीं गए। और बाद में एक सिंबॉलिक सा एक जेस्चर, चलो पार्टी का एक अपना डिसिप्लिन होता है कुछ, उसके नाते किया उन्होंने, पर दिल से तो सपोर्ट नहीं किया। तो ये वो तमाम मिजाज थे गुड़गांव जिले के, गुड़गांव विधानसभा के, बादशाहपुर विधानसभा के, सोहना विधानसभा के और पटौदी विधानसभा के। ये वो मिजाज था जातीय समीकरण का मिजाज, ये वो मिजाज था मुद्दों के मिजाज, और ये वो मिजाज था तमाम राजनीतिक नेताओं का मिजाज, जिसको कि हमने आपको समझाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि विधानसभा चुनावों के बाद ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये तमाम राजनीतिक लोगों के बयान महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नतीजे रहने वाले हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।